तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक एम एल टी ट्यूटोरियल। दोस्तों गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीमेन टेस्ट। सीमेन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेल में इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए होता है। तो आज हम देखेंगे स्पर्म काउंट क्या होता है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए, कितने स्पर्म मोटाइल होने चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ओके गाइस, तो अभी हम एक एक करके सब चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमेन टेस्ट इज डन टू चेक द इनफर्टिलिटी इन मेल। तो सीमेन टेस्ट का कहाँ यूज़ होता है? मेल में इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए होता है। कोई बांझपन तो नहीं है, बच्चे पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही, स्पर्म काउंट कितना है, ये सब देखने के लिए हम सीमेन टेस्ट करते हैं। तो सीमन एनालिसिस टेस्ट मेजर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म। जो सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है ना, वो क्वांटिटी मेज़र करता है स्पर्म की और क्वालिटी मेज़र करता है। ओके, स्पर्म काउंट मेज़र करते हैं, स्पर्म मॉर्फोलॉजी करते हैं, स्पर्म शेप वगैरह देखते हैं। टू चेक स्पर्म मोटिलिटी और मूवमेंट, इसमें स्पर्म की मोटिलिटी देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं। और टू चेक वासेक्टोमी, वासेक्टोमी होती है नसबंदी, जिसमें क्या होता है, वास डिफरेंस एक वो होती है ना, इसमें स्पर्म कैरी करती है, उसको कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, जिससे सीमन तो आता है लेकिन सीमन में स्पर्म नहीं आते। ओके गाइस, अब हम देखते हैं सैंपल लेने का सही तरीका। ठीक है, जो सैंपल देते हैं लैब में, वो देने का सही तरीका क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सीमन सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन लैब बाय मास्टरबेशन। सीमन सैंपल जो है वो लैब में कलेक्ट होना चाहिए, प्रेफरेबली कभी कभी घर पे भी कर लेते हैं, तो प्रेफरेबली लैब में होना चाहिए। और जो तरीका होना चाहिए उसमें मास्टरबेशन करके ही वो देना चाहिए। इफ़ सैंपल इज़ कलेक्टेड एट होम देन सैंपल शुड बी रीच टू द लैब विद इन 30 मिनट। अगर सैंपल होम पे कलेक्ट करते हैं, घर पे कलेक्ट होता है, तो वो विद इन 30 मिनट हमें लैब पे पहुंचा देना चाहिए। और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना चाहिए। तो सैंपल शुड बी एनालाइज विद इन 30 टू 60 मिनट आफ्टर सैंपल कलेक्शन। तो जो पैथोलॉजिस्ट होता है उसे 30 से लेकर 60 मिनट के अंदर सैंपल को एनालाइज कर लेना चाहिए कलेक्शन के बाद। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। डू नॉट हैव सेक्स और मास्टरबेट फॉर 3 to 5 days बिफोर सीमन एनालिसिस टेस्ट, जिसे हम एब्सटेंशन पीरियड भी बोलते हैं। मतलब टेस्ट कराने से 3 से 5 दिन तक ना तो मास्टरबेशन करना है और ना ही सेक्स करना है, तभी हमारा सही रिजल्ट आता है। अगर हम ये करते हैं, जैसे आपको कल टेस्ट कराना है और आप आज मास्टरबेशन कर लिए, सेक्स कर लिया, तो इससे क्या होगा, स्पर्म इतना गाढ़ा नहीं हो पाएगा, एकदम वाटर टाइप का स्पर्म आएगा जिसमें क्वालिटी स्पर्म नहीं आते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हाउ सीमेन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सीमेन एंड स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो देख लिया, सीमेन ऑल्सो नोन एज सेमाइनल फ्लूइड। सीमेन को हम सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। इसे मिल्की वाइट फ्लूइड होता है। ये मिल्की वाइट फ्लूइड इजेक्टेड बाय मेल्स, जो कि मेल के द्वारा इजेक्ट होता है। सीमेन इज प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ स्पर्म सेल्स एंड सीक्रेशन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो सीमन में प्राइमरली क्या होता है, सीमन किस चीज़ का बना होता है, स्पर्म सेल्स का बना होता है, और 3 ग्लैंड का सीक्रेशन आता है जो कि क्वालिटी स्पर्म बनाता है। कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। ये सब मिलके सीमन बनाते हैं। सीमन ऑल्सो कंटेन्स वेरियस अदर कंपोनेंट्स। सीमन में स्पर्म के अलावा कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि सीमन को प्रोटेक्ट करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फ्रैक्टोज होते हैं, फ्रैक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं, एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्पर्म जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे टेस्टिस होते हैं, स्पेशली इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर अगर क्रॉस सेक्शन करते हैं तो क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाया जाता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही ना स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म्स आर मेच्योर इन एपिडिडाइमिस, और जो स्पर्म्स होते हैं वो एपिडिडाइमिस में मेच्योर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास ही। और हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्म देखो, स्पर्म यहाँ हो गया, और मेटोजेनेसिस का मतलब जो हो ना, जेनेसिस का मतलब बनना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना। तो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट इन मेल एट द एज ऑफ 12 से 13 साल में स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं मेल्स में, एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, और थ्रू आउट द लाइफ बनते ही रहता है। ये अलग बात है कि एज के साथ क्वालिटी कम हो जाती है। तो सबसे जो ज़्यादा क्वालिटी रहती है ना स्पर्म की, वो 18 से लेकर 20 साल की एज में रहती है। ओके गाइज, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं, देखो ये ले लिया हमने टेस्टिस, और टेस्टिस का ये काट के देखा, क्रॉस सेक्शन करके देखा कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ना, ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही ना स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म कहाँ बनता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
इसके बाद ये है हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर ये है, देखो ये एपिडिडाइमिस दिख रहा है आपको। एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म मैच्योर होते हैं और ये सब डक्ट होता है, रेटेटेस्टिस, टेस्टिरेटस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, ये सब टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ये सब होते हैं एपिडिडाइमिस। तो इसके अंदर मैच्योर होते हैं। फिर इसका पाथवे भी अलग होता है, तो अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, हम चलते हैं आगे। तो ऑन एन एवरेज ए ह्यूमन मेल प्रोड्यूस 1.5 ml टू 5 ml सीरम डेली। मतलब एक एडल्ट मैन के अंदर, एक एडल्ट मेल के अंदर 1.5 ml से लेके 5 ml तक सीमेन डेली प्रोड्यूस होता है। ओके गाइस, ए हेल्दी एडल्ट मेल टिपिकली प्रोड्यूस 70 to 150 मिलियन स्पर्म पर डे। मतलब एक हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर क्या होता है, 70 से लेके 150 मिलियन स्पर्म्स पर डे बनते हैं। ठीक है, ये एक दिन में बनते हैं 170 से लेके 150 मिलियन स्पर्म। एंड स्पर्म अप्रोक्सीमेटली टेक्स 60 to 75 डेज टू मेच्योर। और स्पर्म को मेच्योर बनने में कितना टाइम लगता है, ये लगता है 60 से लेके 75 दिन तक, मतलब 2 महीने से लेके 2.5 महीने तक इतने लग सकते हैं स्पर्म को मेच्योर होने में। अब हम देखते हैं ये एक स्पर्म है, एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये है हेड, टेल और ये नेक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है एक्रोसोम। इन सब के अलग अलग काम होते हैं। जैसे एक्रोसोम का क्या काम होता है, जैसे ये एग है, ये भी फर्टिलाइजेशन होता है, एग के ऊपर होता है जोना पेलुसिडा लेयर होती है, उसको एकदम भेदना होता है इसका काम एक्रोसोम का। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ये नेक हो गई। और ये हो गया मिडल पीस के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है यार, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट होता है? तो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग के लिए एनर्जी सोर्स होता है। देखो, अगर स्पर्म स्विम नहीं करेगा, अगर स्पर्म स्विम नहीं करता तो उसमें मूवमेंट नहीं होगा, और मूवमेंट नहीं होगा तो वो एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर एग तक पहुंच नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। ठीक है गाइस, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे जो ये होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी सोर्स होता है स्विमिंग के लिए, आगे जाने के लिए, और टेल का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्विम करने के लिए। तो ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं पैरामीटर कौन कौन सा होता है सीमन एनालिसिस में। ये जो टेस्ट आता है वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आता है, सीमन एनालिसिस। तो सबसे पहले आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड ऑफ एब्सटेनेंस, मतलब सेक्स करने का या मस्टरबेट करने का गैप कितना है। फिर हम देखते हैं टाइम ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन, कब स्पेसिमेन कलेक्ट किया। फिर एग्जामिनेशन टाइम देखते हैं, देन वॉल्यूम देखते हैं, फिर कलर देखते हैं, पीएच देखते हैं, लिक्विफिकेशन टाइम देखते हैं। अभी हम सब ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कितना होना चाहिए, कैसे रिपोर्ट समझे। विस्कोसिटी देखते हैं, गाढ़ापन कितना होना चाहिए। बायोकेमिकल टेस्ट में देखते हैं फ्रक्टोज प्रेजेंट है या नहीं, वो प्रेजेंट होना चाहिए यार। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखते हैं टोटल स्पर्म काउंट कितना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है या नहीं, एग्लूटिनेशन डिटेक्ट हुआ है या नहीं। और पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसी, क्रिस्टल्स देखते हैं, मोर्फस देखते हैं। और मोटिलिटी में मोटाइल देखते हैं, प्रोग्रेसिव देखते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव देखते हैं, वायबिलिटी देखते हैं, और फिर मॉर्फोलॉजी भी इसकी देख लेते हैं। तो ये 4% तक इसकी मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। तो अभी हम एक एक करके यार देखते हैं सब कुछ। सबसे पहले आता है वॉल्यूम। जो इस सीमेन का वॉल्यूम होना चाहिए ना, वो 1.5 ml से लेके 5 ml ये नॉर्मल होना चाहिए। इसके बाद कलर जो होना चाहिए वो ग्रे वाइट होना चाहिए। इसके बाद लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम क्या होता है यार, देखो जो सीमेन होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा से जो ना वाटरी टाइप का बनने में, लिक्विड टाइप बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम को ही ना हम लिक्विफिकेशन टाइम बोलते हैं। वो जो होता है ना, वो 20 से लेके 30 से लेके 40 मिनट तक हो सकता है। 20 to 40 मिनट या 20 to 30 मिनट, इतना ही नॉर्मली होता है। और पीएच जो होना चाहिए सीमेन का, वो लेस देन 8 होना चाहिए सीमेन का पीएच। ओके गाइस, अब हम देखते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे। फ्रक्टोज शुड बी प्रेजेंट क्योंकि एनर्जी सोर्स होता है। और एब्सटेंशन पीरियड जो है वो 3 से लेकर 5 दिन तक होना चाहिए, मतलब 3 से लेकर 5 दिन तक मास्टरबेट या सेक्स नहीं किया हो। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 2 टर्म आते हैं, टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन एंड टोटल स्पर्म पर इजैकुलेट। तो टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि पर एमएल में कितने स्पर्म है, यहाँ पे पर एमएल में कितने स्पर्म है। और टोटल स्पर्म पर इजैकुलेट का मतलब होता है पर इजैकुलेट में, एक बार इजैकुलेट कर रहा है कोई भी पर्सन तो उसमें कितने मिलियन स्पर्म आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए ना, टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन वो मोर देन 15 मिलियन पर एमएल होनी चाहिए। मतलब पर एमएल में 15 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन में। अब आता है टोटल स्पर्म
पर इजैकुलेट, एक बार इजैकुलेशन में कितने स्पर्म होने चाहिए, तो 39 मिलियन स्पर्म से ज़्यादा होने चाहिए एक इजैकुलेशन में। ठीक है यार, 39 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए, तभी ये नॉर्मल है, अदरवाइज रिपोर्ट एबनॉर्मल हो जाती है। ये टोटल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 15 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए 1 ml में। ठीक है, और जो टोटल स्पर्म पर इजैकुलेट में 39 मिलियन स्पर्म से ज़्यादा होने चाहिए। अभी हम देखते हैं स्पर्म की मोटिलिटी पे आते हैं। मोटिलिटी, तो जो स्पर्म मोटिलिटी शुड बी 30 से लेकर 40% होनी चाहिए स्पर्म मोटिलिटी। ओके गाइज, तो इसमें भी हम देखते हैं, एक तो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म देखते हैं, स्लो प्रोग्रेसिव स्पर्म देखते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म देखते हैं, इमोटाइल स्पर्म देखते हैं। ठीक है, ये हम मेनली 4 चीज़ें इसमें देखते हैं। अब एक एक करके सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कौन सा होता है। तो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स आर द स्पर्म सेल्स डेट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मोटिलिटी। तो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स वो होते हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं, जिसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मोटिलिटी होती है। मीन दे स्विंग विद अ फास्टर लीनियर और वाइडर सर्कुलेशन। ये क्या करते हैं, एकदम फास्टर और लीनियर मोशन के साथ सर्कुलेट करते हैं। और हाँ, इसका जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो वाइडर सर्कुलेशन होना चाहिए। एंड मोर लाइकली टू रीच सक्सेसफुली एंड फर्टिलाइज एग। मतलब इसमें क्या होता है, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुली एग तक पहुंचने के और उसे फर्टिलाइज करने के। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही होता है, रैपिड प्रोग्रेसिव। सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी में रोल प्ले करते हैं वो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म ही रोल प्ले करते हैं। और इसका जो काउंट होना चाहिए वो मोर देन 30% होना चाहिए। और यार एक चीज़ देखो, एक चीज़ और देखो, एक स्पर्म ही ना, कोई एक लकी स्पर्म होता है जो कि एक से जाके फर्टिलाइज होता है और वहीं से ना ब्लास्टोसिस वगैरह आगे की स्टेज बनना शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये देखो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म यही है, एकदम फास्ट मूव करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं होती, तो इन रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्लो प्रोग्रेसिव स्पर्म। स्लो प्रोग्रेसिव स्पर्म क्या होता है, स्लो प्रोग्रेसिव स्पर्म रेफर्स टू स्पर्म सेल्स डेट आर मूविंग फॉरवर्ड एट ए स्लो स्पीड। स्लो प्रोग्रेसिव स्पर्म वो होते हैं जो कि मूव तो कर रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मूव तो वो कर रहे हैं लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इससे जो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। अब आते हैं नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म। तो नॉन प्रोग्रेसिव क्या होते हैं, तो स्पर्म सेल्स डेट मूव बट डोंट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म क्या होते हैं, जो मूव तो कर रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो है ना एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जबकि स्पर्म की ना एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जिसमें वो मूव करे। तो ये जो नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म होते हैं ये मूव तो करते हैं लेकिन इनकी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं इनमोटाइल स्पर्म। इनमोटाइल का मतलब ही आपको पता है यार, मोटाइल नहीं है, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इनमोटाइल स्पर्म्स आर स्पर्म सेल्स डेट शो नो मूवमेंट एट ऑल। इनमें बिल्कुल भी वो मूवमेंट नहीं होता है, बिल्कुल मोटाइल नहीं होते हैं। इवन वैन ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप, जबकि हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब भी इनमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आता। एज वी नो स्पर्म मोटिलिटी इज़ क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, सबको पता है स्पर्म मोटिलिटी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब स्पर्म मोटाइल ही नहीं होगा, मूव ही नहीं करेगा, तो वो एक के पास पहुँचेगा नहीं, एक के पास नहीं पहुँचेगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब हम देखते हैं एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए, एग्लूटिनेशन नेगेटिव होना चाहिए। अब स्पर्म मॉर्फोलॉजी जो होनी चाहिए वो 4% होनी चाहिए। मीन स्पर्म का जो हेड एंड टेल है ना उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पर्म हेड और टेल में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्पर्म शुड हैव नॉर्मल फॉरवर्ड प्रोग्रेशन। स्पर्म में जो क्या है, स्पर्म का जो ना ये होना चाहिए, नॉर्मल फॉरवर्ड प्रोग्रेशन होना चाहिए। इसका मैं मतलब बताऊंगा आपको कि एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने चाहिए और इधर उधर का कोई वैसा होना नहीं चाहिए। ओके गाइज, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब हम देखते हैं कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ स्पर्म हेड एंड टेल्स। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। देखो यहाँ पे जो है ना ये नॉर्मल स्पर्म है, नॉर्मल स्पर्म का हेड देखिए आप, और ये एबनॉर्मल है। यहाँ पे डबल हेड हो जाता है, ग्यांट हेड हो जाता है, अमॉर्फस हेड हो जाता है, पिन हेड हो जाता है, और टैप हेड हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हेड हो जाता है, डबल टेल हो जाती है, कॉइल टेल हो जाती है, या स्पर्मेटेड टेल हो जाती है। इस तरह से ये कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ है जो स्पर्म में देखने के लिए मिलती है। तो स्पर्म जो होना चाहिए ना नॉर्मल होना चाहिए, रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, इस तरह से वो मैं आपको बता रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एकदम मूव करना चाहिए, तो वो होता है रैपिड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन। इसके बाद देखते हैं तो जो
रैपिड स्पम होता है ना, रैपिड प्रोग्रेसिव स्पम होते हैं, वो पहुंचते हैं 1 तक। ये है 1 यहाँ पे, और 1 में ना ये जोना पेलिसिडा लेयर होती है यहाँ पे, जोना पेलिसिडा, और यहाँ पे स्पम के हेड में होता है एक्रोसोम, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो एक्रोसोम हेल्प करता है इस लेयर को भेदने में और फर्टिलाइजेशन ईजी करने में। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं जो पस सेल्स होनी चाहिए ना यहाँ पे, पस सेल्स वो 2 से 3 होनी चाहिए, नॉर्मल है। आरबीसी नील होनी चाहिए, आरबीसी नहीं होनी चाहिए। एपिथेलियल सेल्स 1 से 2 3 4 तक तो चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड जो क्रिस्टल्स है वो नोट सीन, मतलब क्रिस्टल्स पे दिखने नहीं चाहिए। तो ये नॉर्मल कंडीशन है एकदम, ये नॉर्मल रिपोर्ट होती है। तो यार अब यहाँ पे जो समझने की चीज़ है ना, देखो सीमेन के अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, लेकिन उन मिलियन ऑफ स्पर्म से सिर्फ एक स्पर्म काफ़ी होता है एक को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। यानी जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए एक ही स्पर्म यहाँ पे काफ़ी होता है प्रेगनेंसी करने के लिए। तो अगर किसी भी पर्सन की रिपोर्ट में अगर कोई स्पर्म काउंट कम आ रहा है, या स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कम आ रही है, या मोटिलिटी कम आ रही है, या मॉर्फोलॉजी कम आ रही है, या मतलब एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक सीमेन टेस्ट से ये डिसाइड नहीं होता है कि आपको इनफर्टिलिटी है। इसके अलावा भी और कोई मतलब और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है, एलएच होता है, एफएसएच होता है, प्रोलैक्टिन होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस की अल्ट्रासाउंड होता है, और बायोप्सी होती है। तो कई बार इन्फेक्शन के कारण या ट्यूमर के कारण या किसी और रीज़न की वजह से भी स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो यार ये सब देख लेना चाहिए कराने से पहले। तो ये थी यार हमारी स्पर्म की रिपोर्ट, सीमेन की रिपोर्ट जो आज हमने देखी। तो यार आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।